नशाखोरी। आज हम नशाखोरी के बारे में बात करेंगे कि नशा करने वाले कैसे नशा करते हैं और एक्चुअली नशाखोरी है क्या, किस तरह से इसका विकास होता है, एक सामान्य व्यक्ति नशे के किस तरह गिरफ्त में आता है और फिर उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके उपचार और रोकथाम के क्या उपाय हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धनंजय तिवारी, पेशे से साइकोलॉजिस्ट हूं। अगर हम नशे की बात करें तो समाज में एक सामान्य सी धारणा है कि यह एक बुरी आदत है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह ना केवल बुरी आदत है बल्कि यह एक मानसिक बीमारी है। जिस तरह से मानसिक बीमारी में लक्षण होते हैं उसी तरह से इस नशाखोरी के भी लक्षण होते हैं। जिस तरह से मानसिक बीमारी में बीमार व्यक्ति का व्यवहार अप्रत्याशित होता है, उसी प्रकार नशा करने वाले का व्यवहार भी अप्रत्याशित होता है। उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आक्रामकता होती है, भ्रम की स्थिति होती है, उनके अपने शरीर और मन पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। वो उस नशे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं, किसी को जख्मी भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि वह किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। और नशा करने के बाद में उन्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सब सिम्टम तो मानसिक बीमारी में भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि नशाखोरी प्राइमरी रूप से यह पूरी तरह से मानसिक बीमारी का ही एक रूप है। पर ये डेवलप कैसे होता है, किस तरह से इस नशाखोरी जैसे मानसिक बीमारी का विकास होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर प्राइमरी रूप से इसका कारण यही है कि उस व्यक्ति ने नशा किया, नशा करने के बाद में उसे एक अनुभूति हुई जिसे हम लोग कहते हैं सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। ठीक है, और वह आनंद की अनुभूति जरूरी नहीं है कि उसे खुद भी लो, उसके साथ में जो लोग उसके साथ नशा करा रहे हैं वो भी फील कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर, वो किस तरह से स्टार्ट होता है, वो सुख की अनुभूति के लिए क्या करता है, फिर उसी दोबारा उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए फिर से वो नशे का सेवन करता है। फिर उससे अनुभूति हुई, फिर दोबारा उस नशे का सेवन करता है, फिर अनुभूति हुई, धीरे 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 यह अनुभूति होते 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 एक तरह से मेंटली डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी उस नशे पर हो जाती है और व्यक्ति उस पर बिना उसके रह नहीं पाता है। वो बार बार वो एक्सपीरियंस करते रहना चाहता है। दूसरी बात, ना केवल मन उस पर डिपेंड हो जाता है बल्कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का शरीर भी जिस केमिकल का वो नशा करता है, जिस साइको एक्टिव ड्रग जिसको हम लोग कहते हैं मनोऔषधीय ड्रग, उस औषधि जिस साइको एक्टिव ड्रग्स का वो उपयोग कर रहा है, जिस नशे का उपयोग कर रहा है, हम सामान्य भाषा में उसको नशा कहते हैं, उसको बार बार लेने से शरीर उसके लिए एक टॉलरेट डेवलप करता है, मतलब उसको सहन करने की क्षमता बढ़ते जाती है। जैसे मान लीजिए धीरे धीरे अगर सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक सिगरेट एक दिन में हो सकता है पी ले या आधी पी ले, अगर उससे सुख की अनुभूति होती है तो फिर अगले दिन वो फिर आधी पी ले, हो सकता है एक भी पी ले, फिर उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में हो सकता है कि वो सुबह शाम मिला के एक सिगरेट पी के 2 सिगरेट हो जाए।
तो शरीर और मन धीरे धीरे इतना डिपेंडेंट हो जाता है और टॉलरेट करने लगता है कि 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट, वो पूरी तरह से वो दिन भर सिगरेट पीता है। पूरी सिगरेट, एक सिगरेट बुझता नहीं है कि दूसरी सिगरेट जला लेता है। उसी प्रकार जब वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति शराब का नशा करता है, उसमें भी यही होता है। पहले तो कभी कभार पी लेता है, लेकिन धीरे 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 हफ्ते में एक वीकेंड पीने लगा, फिर धीरे धीरे खाने के टाइम में लिटिल लिटिल कर लिया, फिर धीरे धीरे सुबह शाम भी कर लिया, फिर थोड़ा वर्क प्लेस पर भी कर लिया, और ये धीरे 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 डेवलप हो जाता है। हमारा शरीर उस केमिकल के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि बिना उसके रह नहीं पाता है। और जैसे ही उस केमिकल की कमी हमारे शरीर में महसूस होने लगती है, हमारी क्रेविंग, हमारी लालसा उस चीज़ को पाने की बढ़ जाती है, जिसको हम लोग हंगर कहेंगे। हंगर, भूख, खाना की कमी होगी तो भूख ही लगेगा ना, तो हम लोग क्या करें, खाने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से वह व्यक्ति उस नशे को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो क्या करेगा, उसका ज़्यादा टाइम नशा खोजने में जाएगा, फिर वो परिवार पर ध्यान नहीं देगा, फिर वो अपने समाज में ध्यान नहीं देगा, फिर वो अपने जॉब जो जहाँ काम करता है उस पर ध्यान नहीं देगा। देखेंगे आप उसके एब्सेंट हो रहे हैं। अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको कॉलेज बंक कर रहा है, वो परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा है वो। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको नशा खोजने में जा रहा है, नशा करने में जा रहा है। खोजने में जा रहा है समय, वो तो ठीक है, करने में भी जा रहा है समय, और करने के बाद जो प्रभाव हो रहा है, तो क्या वो काम लायक बचेगा? कोई शराब पी के आदमी बाइक चला सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, पर उसमें हाई रिस्क होता है। लेकिन एक लिमिट तक जब वो करता है तो धीरे 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 शरीर क्या करता है, उसकी मात्रा, रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि शरीर अगर आज 1 पैक की जरूरत है तो वो धीरे धीरे दूसरा पैक करता है, क्योंकि अब 1 पैक, अगर शराब का व्यक्ति नशा करता है, 1 पैक से जो अनुभूति होती थी पहले, धीरे धीरे वो अनुभूति अब 1 पैक से नहीं होगी, तो फिर मात्रा बढ़ती जाती है। इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि वो काम करने लायक भी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नशे की जो बीमारी है ये बढ़ते जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। ये ना, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक इतना हुआ और फिर वो कम हो गया, अपने आप से नहीं होता। अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो हो सकता है इसको कम किया जा सकता है, और किया भी जाता है, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई शारीरिक आधार की, किस तरह से डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। पर व्यक्ति स्टार्ट क्यों करता है, कौन सी परिस्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ भी होती है जिससे व्यक्ति नशे का सेवन करना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे यह बीमारी का रूप ले लेता है। सबसे पहला क्या होता है, सिखाने वाला हमारे कौन होते हैं? परिवार। हम अपनी आदतें, बैठने का, खाने का, चलने का, घूमने का, पहनने का, सारी आदतें हम लोग कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। तो अगर परिवार में या हमारे समाज में, चूँकि समाज में भी रहते हैं हम, समाज में इस तरह की आदतें हैं, लोग नशा करते हैं, तो उस कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को या बच्चे को नशा करने का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है जिस हिसाब से उस सोसाइटी में, उस परिवार में नशे का सेवन होता है। उस परिवार में उस व्यक्ति को नशा करने की संभावना ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से क्योंकि होता क्या है कि जब परिवार में कोई नशा करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, खैनी खाने वाले, है ना, सिगरेट पीने वाले जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, घर में किसी के पिताजी या भाई किसी को भी सिगरेट पीता है तो क्या करते हैं ना, थोड़ा जिज्ञासा उनमें होती है ना, जानने की इच्छा होती है एक्चुअली पीने से होता क्या है। भले ही आप कितने बता रहे गंदा चीज़ आप पीते हैं ना, लेकिन गंदा चीज़ आप बता रहे हैं गंदा चीज़, तो वो मानता नहीं है। तो जब आप पीते हैं तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ बात है, बच्चा जान क्या करेगा, क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, थोड़ा आपसे छुप के करता है कि थोड़ा पापा जो सिगरेट पी के फेंक दिया है उसको ज़रा हम यूज करके देखते हैं क्या लगता है, कैसा लगता है। वो बच्चा जलाता है और वहीं पे थोड़ा सा पी के फिर फेंक देता है।
उसी प्रकार से अगर आप शराब पीते हैं परिवार में, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति कहेगा कि लाओ जरा हम भी तरह टेस्ट करते हैं, छुपके या दिलेरी से। या कभी कभी जब आप नशे में होते हैं और पूरी तरह से नशे में होते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को फोर्स भी करते हैं कि अरे चलो पी लो तुम भी आज। तो यह क्या होता है, शुरुआत होती है नशे की। इसके बाद में हम सीखते हैं, हमारे दोस्त भी तो हैं सिखाने के लिए। हमारे दोस्त कहते हैं अरे चलो आज तुम्हारा जन्मदिन है या मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी कसम कम से कम एक पैक तो लेना ही पड़ेगा। तो ये पीयर प्रेशर होता क्या है ना कि हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि दोस्ती एक गजब का चीज़ होती है। अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छी संगत हो जाए, तो फिर जीवन तो संवर जाता है। लेकिन अगर दोस्ती कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हमारा ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन तो वो पीयर प्रेशर में आप मना नहीं कर पाते, क्योंकि ना आप हर तरह से वो आपको प्रेशर मिलेगा, और हम पीयर प्रेशर नहीं झेल पाते और कर लेते हैं, क्योंकि साथ में हमेशा रहना है। और धीरे धीरे जो हमने बताया, ये धीरे धीरे कैसे टॉलरेट और रेजिस्टेंस सारा का खेल होते जाता है और आपकी डिपेंडेंसी नशे पर बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते पूरा आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह से उस केमिकल पर, जो साइको एक्टिव ड्रग्स है, उस पर आपका डिपेंड हो जाता है, और उसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, हमने कभी नशा किया था पीयर प्रेशर की वजह से, फिर कभी हमने किया नहीं, या एक दो बार पहले करता था, 2-4 बार किया, फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस जो आपने किया है पहली बार, उस एक्सपीरियंस को आपने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहता है। और वो एक्सपीरियंस क्या होता है, एक तरह से ना क्या कहते हैं उसको, मैं एक तरह से ना फ्री ऑफ माइंड, यानी कि जब आप अगर शराब पीते हैं तो आप जो है समाज की जो मर्यादाएं हैं उससे आप इतर हो जाते हैं, और आपको लगता है कि आप पर कोई बोझ नहीं है, समाज हो, परिवार हो, या किसी तरह की बोझ। तो ना वो ना सर, आपको जो मन की जो ये चिंतन है उसको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आनंद की अनुभूति समझ में आती है। वो एक्सपीरियंस एक ट्रिगर का काम करता है। आपको ना जब भी लगेगा कि आप इमोशनल ट्रूमा में, हो सकता है कि कहीं पढ़ाई में फेल हो गए, कौन सा इमोशनल ट्रूमा हो जाएगा, फैमिली कोई कला है, पारिवारिक कला है, या जो स्टूडेंट्स हैं परीक्षा में फेल हो जाएं, अपने चाहे अनुसार कोई बिजनेस में घाटा, जितना बिजनेस में फ़ायदा चाहते वो नहीं हो, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत सारे जगहों पर ये भी देखा जाता है कि कहीं दो प्रेमी एक दूसरे का साथ अगर छूट जाए किसी कारण से, तो ना वो इमोशनल ट्रॉमा को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते या झेल नहीं पाते। अगर झेल सकते भी हैं तो वो एक्सपीरियंस उनको याद रहता है कि हमने एक ऐसी चीज़ है जो इस ट्रॉमा को दबा सकता है, या दबा नहीं सकता तो कम से कम हमें एक्सपीरियंस, जो दबाव वाली जो स्थिति है, जो स्ट्रेस हम झेल रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस, वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी, है ना। ये जो ट्रिगर कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, फिर वो तलाश में आते हैं, तो आप शराब पी लिए या स्मैक पी लिए। बहुत सारे आजकल केमिकल्स, बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं, स्मैक, हेरोइन, चरस, गांजा, भाग, ये सब क्या है, हमारे ब्रेन के सिस्टम में चेंज लाते हैं, हमारे सोचने के तरीके में चेंज ला देते हैं, और सामान्य जो चीज़ें हैं, सामान्य जो व्यवहार है, मर्यादाएं हैं, उससे आपको दूर ले जाते हैं। इस प्रकार से हम उस नशे को फिर से यूज करते हैं, तो फिर से हमें सुख की अनुभूति होती है। फिर जैसे ही उसका नशा कम हुआ, फिर हमें वो स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस फिर से याद आने लगे,
तो हमने तो फिर से अनुभव कर लिया, फिर से दोबारा उस अनुभव को फिर से हमने उसको नशा किया। ये चेन बन जाती है और ये चेन इतना अधिक बन जाता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यदि आपकी इमोशनल स्ट्रेस कम भी हो गए तो दूसरा जो डिपेंडेंसी आपके मन और शरीर की उस नशे पर हो गई है, फिर वो आपको रुकने नहीं देती है। अगर आप चाहते भी हैं, अगर नशा पीड़ित चाहता भी है कि हम उस नशे से निकल पाएँ, तो यदि जैसे ही निकलते हैं आपको अब साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम होने लगती है, घबराहट होती है, आपको हेलुसिनेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं और शरीर में भी बहुत सारे सिम्टम्स होने लूज मोशन हो जाएंगे आपको, है ना, धुंधलापन दिखने लगता है, बहुत सारी बीमारियों जैसा अनुभव होने लगता है, दर्द होने लगता है, पैर में अकड़न होती है। तो अलग अलग नशे का विड्रॉल्स, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, यानी कि नशा बंद करने के बाद जो सिम्टम आते हैं, जो आपको शरीर को दिखते हैं नेगेटिव सिम्टम, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। उस विड्रॉल सिम्टम को आप झेल नहीं पाते हो, या परिवार भी देखता है अरे इसको क्या हो गया, तो कहता है जो एक्सपीरियंस बंदे हैं इस फील्ड के, तो वो कहते हैं कि अरे एक पैक इसको दो, देखो ठीक हो जाता है, और आप देते हो, वो सही में उसको आराम मिलता है। तो ना ये फिर चेन बनी रहती है और ये फिर कभी टूटती नहीं है जब तक कि उसका प्रॉपर उपचार नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डेवलपमेंट की, कैसे एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नशे के गिरफ्त में जाता है। अब क्या करें, क्या उसका कोई उपाय है इस चेन को तोड़ने के लिए? तो उसका उत्तर यही है कि हाँ है। अगर फैमिली सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, सिस्टम का सपोर्ट, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का सपोर्ट रहे, तो बिल्कुल संभव है कि उस नशे के गिरफ्त से व्यक्ति बाहर आ जाए। लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है तो बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो क्या किया जाए, कौन कौन से तरीके हैं? तो मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर यह देखा कि 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इसको हमें ठीक करने का। पहला तरीका है हार्म रिडक्शन, दूसरा तरीका है सप्लाई रिडक्शन, तीसरा तरीका है डिमांड रिडक्शन। ये 3 तरीकों को, कम से कम ये 3 तरीकों को अपना के हम इस नशे की बीमारी को दूर कर सकते हैं, पूरी समाज से दूर से कर सकते हैं। ठीक है, हार्म रिडक्शन में क्या होता है, अगर कोई नशा पीड़ित व्यक्ति है, वह इस नशे की बीमारी से, जो नशे की मानसिक बीमारी उससे ग्रसित है, उसका प्रॉपर उपचार, नशे से होने वाली जो दिक्कतें हैं उसका उपचार कहाँ होगा? तो सामान्य अस्पतालों में तो अभी इसकी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर सामान्य अस्पतालों में भी अगर इसकी व्यवस्था होती है तो कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, उससे हम लोग जनरली बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शंस रिहेबिलिटेशन सेंटर। बहुत सारे हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जैसे ही व्यक्ति को एडमिट किया जाता है, उसे टोटल एब्स्टिनेंस में भेज दिया जाता है। जैसे ही भर्ती किया जाता है, एडमिट किया जाता है, उस व्यक्ति के सारे नशे बंद हो जाते हैं। जब नशे बंद होते हैं तो फिर 1 या 2 दिन में उसको सिम्टम्स, शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स दिखते हैं, जिसको हमने पहले चर्चा किया, विड्रॉल सिम्टम्स। उस विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, साइकोलॉजिकल तरीक़ों से, मेडिकल तरीक़ों से, उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। ये 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का पूरा टाइम उसमें जाता है। काफ़ी क्रिटिकल भी होता है, जैसे जितना पुराना नशा है उतना ही क्रिटिकल होता है। जब ये आप कर लेते हैं तो उसमें ना, इसी दरमियान में बहुत सारे उसके शारीरिक प्रॉब्लम्स निकल के सामने आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति नशे में होता है
तो बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाता कि उसके शरीर में कोई कमी भी है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी को लिवर सिरोसिस हो गया है, किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नशे के कारण उसने अभी तक उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाद में जैसे ही वो नशे से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसको ये चीज़ें समझ में आने लगती है। तो सबसे पहले जो हमारी कार्रवाई होती है वो है कि नशे से उसको पूरी तरह से नशे के जो हानिकारक प्रभाव है शारीरिक रूप से उसको ठीक किया जाता है। और उसके बाद में मानसिक जो प्रभाव है नशे के, क्रेविंग हो गई, हमारी जो एक्सपीरियंस है, अनुभूति, सुख की अनुभूति जो हम बार बार उसके लालसा लिए घूमते हैं, उसके लिए एक टाइम शेड्यूल के लिए उसका काउंसलिंग होता है, पर्सनल काउंसलिंग होता है। क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलर करते हैं, बिहेवियर थेरेपी करते हैं। और बेसिकली जो ज़्यादातर यूज होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, साइको एजुकेशन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो इस बात को समझ ले कि हमने कैसे इस गिरफ्त में पड़ा, मतलब वो व्यक्ति इस नशे के गिरफ्त में किस तरह से जकड़ा। उसमें एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं जिस तरह की हम नशे के गिरफ्त में आए और हमें छोड़ना चाहिए। बहुत सारे उसके तरीके, व्यवहारिक तरीके हैं, साइकोलॉजिकल तरीके हैं, साइको एजुकेशन है ना, कुछ आध्यात्मिक तरीके भी वहाँ पे यूज किया जाता है। यानी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें साइकोलॉजिकल, मेडिकल, आध्यात्मिक, साइको एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, ये पूरा एक टाइम शेड्यूल में बांध दिया था उसको। और पूरा टाइम शेड्यूल एक खास पीरियड तक उसमें एडमिट रख के करना पड़ता है। फिर उसका रिहेबिलिटेशन का काम होता है। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी छूट गई है, तो एक बार तो कोई पॉलिसी एक स्टेट ने, जो हम मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश की पॉलिसी थी कि अगर किसी बीमारी से कोई ग्रस्त है व्यक्ति, तो उसे उसके कारण जो क्षतिपूर्ति है उसको ठीक करके उसको पुनः जो है नौकरी पर रखा जा सकता है। क्योंकि हम मानते हैं कि नशाखोरी एक मानसिक बीमारी है। बहुत सारे जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा कर रही हैं। सारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि बीमारी है तो बीमार आदमी तो कुछ भी कर सकता है ना। तो अगर वो बीमारी से ठीक होता है तो उसकी पुनर्वास की व्यवस्था भी हमारे समाज और सोसाइटी और सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये किया जाता है। उसका पारिवारिक पुनर्वास भी किया जाता है, क्योंकि नशा करते करते नशेड़ी का परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर उसका पुनर्वास किया जाता है। उसके अगर पत्नी से कुछ अनबन है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, फैमिली काउंसलिंग की जाती है, बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, अगर कोई गार्जियन है उनकी काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पर उसका पुनर्वास करने की व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, ये मान के नहीं चलना चाहिए कि उसका पुनर्वास जो है ना उसको ठीक होगा, क्योंकि व्यक्ति को इतना स्ट्रांग किया जाता है कि वो अपने नुकसान को भी सहन कर सके, है ना। तो इस तरह से पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करके एक नशा पीड़ित को उसके नशे की बीमारी से हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बाहर गया तो बाहर जाने के बाद भी कुछ प्रिकॉशन बताते हैं। प्रिकॉशन इन द सेंस कि कुछ मेडिसिन जो है उसको रेगुलर लेने पड़ते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। उसको बताया जाता है कैसे और कब किस तरह से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और गार्जियन को भी जो उसका सपोर्ट सिस्टम है उसको भी बताया जाता है कि इस मेडिसिन को किस तरह से कब और कितनी मात्रा में खिलाया जाए। और फॉलोअप, वो नशा मुक्ति जो उपचार केंद्र है वहाँ पर भी फॉलोअप होता है ना। वहाँ के कर्मचारी भी करते हैं, सिस्टम में उनका रहता है। और गार्जियन को भी टाइम टू टाइम काउंसलिंग कराना होता है, फॉलोअप काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वो कराना होता है। इस तरह से व्यक्ति को पूरी तरह से नशे से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। ये सफल भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नशा पीड़ित व्यक्ति को जो प्रिकॉशन दे के हमने बाहर भेजा वो प्रिकॉशन नहीं लिया गया और फिर से रिलैप्स हो जाता है। रिलैप्स का मतलब दोबारा नशा करना शुरू कर देता है। कोई भी बीमारी दोबारा आ जाना उसी को हम लोग रिलैप्स कहते हैं ना। तो वो फिर दोबारा
बीमारी शुरू हो जाती है। वो बीमारी जब शुरू होती है तो फिर से उसको ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही अगर ये लगे कि दोबारा से ये व्यक्ति नशे में है तो जितनी जल्दी हो सके उसको उपचार के लिए भर्ती कराएं, अदरवाइज दोबारा ट्रीटमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो फिर जितनी जल्दी हो सके एडमिट होता है, तो ताकि वो उसकी डिपेंडेंसी जो ख़त्म हो गई थी वो बढ़े नहीं। शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंसी जो साइको एक्टिव ड्रग्स जो नशा है उस पर जो हो गई थी वो नहीं बढ़े, ठीक है। तो ये करने के बाद में उसको फिर से उपचार करके फिर से उसको ठीक किया जाता है, यानी कि उसे पूरी तरह से ठीक करके बाहर भेजा जाए। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा? नहीं, हमें सिस्टम में और समाज में सप्लाई रिडक्शन भी करना होगा, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता को कम करना होगा, क्योंकि इतनी क्रेविंग इसकी ज़्यादा होती है उतना किसी चीज़ की नहीं होती। तो ये संभव है, खतरे रहते हैं ना कि हमें कोई चीज़ खींच रही है, वो सामने दिख रही है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे ना। तो अगर वो दिखे ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं रहे, तो क्या ये संभव नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा ठीक हो रहे? तो सप्लाई रिडक्शन की पॉलिसी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि बाजार में इस तरह के नशे की उपलब्धता को पूरी तरह से ख़त्म करना, ना केवल रिडक्शन करना बल्कि ख़त्म कर देना। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा बीमारी लगेगी नहीं। तीसरी जो बात है डिमांड रिडक्शन। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक प्रॉपर तरीके से नशे के लिए डिमांड रिडक्शन, नशे को के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हमने अभी नाम मात्र का प्रयास किया है, जबकि रेगुलर प्रयास होना चाहिए। वो नाम मात्र का प्रयास क्या होता है कि अगर किसी दिन कोई नशा मुक्ति दिवस है, उस दिन हमने कुछ स्लोगन्स, पेंटिंग करवा लिया हमने, है ना। विद्यालय में कोई कोर्स तो नहीं है, कभी डिस्कशन करा लिया, कभी प्रतियोगिता करा लिया, बट उससे कुछ नहीं होता है। जब तक या इसको रेगुलर टीचिंग, रेगुलर एजुकेशन में, सिलेबस में इसको नहीं शामिल करेंगे, तब तक जो हम वांछित परिणाम चाहते हैं उसकी संभावना कम होगी मिलने की, ठीक है। तो डिमांड रिडक्शन ये हो गया। फिर सामाजिक स्तर पर भी इसकी जागरूकता लानी चाहिए। जैसे एक गुजरात स्टेट है, अभी बिहार स्टेट में भी बहुत बढ़िया इसके लिए काम किया जा रहा है कि सप्लाई के साथ साथ में अवेयरनेस का भी कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम में भी अभी यहाँ पर भी नहीं आया है, लेकिन अवेयरनेस का समाज में ये तरह से अभियान चलाया जा रहा है और जिसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन फिर भी इसको बड़ी ही संवेदनशीलता से और करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से नशे का प्रकोप बढ़ा है, शराब भी बंदी है, यहाँ शराब बंदी है बिहार में, लेकिन बाकी नशे अवेलेबल हैं और उसके पेशेंट देखे जा सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में देखे जा सकते हैं बहुत सारे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो इस तरह से हमें डिमांड रिडक्शन के लिए जागरूकता और एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को लानी चाहिए। नशा बंदी को, नशे से होने वाले हानियों की अवेयरनेस के लिए ये सिस्टम में लाना होगा, तब जाके ये तीनों सिस्टम जब काम करेगा तब जाके नशे का उपचार संभव है और हमारे समाज से इस नशे की बीमारी को दूर किया जा सकता है। बहरहाल ज़्यादा नहीं सोचते हुए जो हमारे हाथ में ये है कि हम नशे, जैसे ही देखें कि कोई व्यक्ति नशे में है तो दो तरह के उपाय करने हैं। पहला, कितने नशे में, कितनी डिपेंडेंसी उसकी हुई है, क्या वह बाहर रह के ट्रीटमेंट करा सकता है, क्योंकि नशे का उपचार सिर्फ और सिर्फ मानसिक और मनोवैज्ञानिक ही है। सिम्टम जो शारीरिक होते हैं उसके लिए मेडिसिन है, लेकिन नशे का जो क्रेविंग है, नशे की जो बीमारी है वो मानसिक है और उसका इलाज काउंसलिंग से ही संभव होता है, साइको एजुकेशन से ही संभव होता है, फैमिली सपोर्ट से ही संभव होता है।
सोसाइटी से ही संभव होता है, पीयर प्रेशर से ही संभव होता है। तो उसके लिए अगर व्यक्ति इतना डिपेंडेंट नहीं है कि वो बिना नशे का नहीं रह सकता है, वो बातें कर सकता है, तो उसे काउंसलिंग में ओपीडी माध्यम से, डे टू डे माध्यम से, है ना, आउटडोर के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, काउंसलिंग हो सकती है। और कुछ फिजिकल सिम्टम लेंगे तो उसकी मेडिसिन भी अवेलेबल हो सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो एकदम से 1 घंटा भी बिना नशे का नहीं रह सकता है, सुनने की स्थिति में नहीं है बातों को, समझने की स्थिति में नहीं है बातों को, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, तब जाकर उसको नशा मुक्ति केंद्र में उसे जरूर भर्ती करना चाहिए। ठीक है। और जितनी जल्दी इसका उपचार हो उतनी जल्दी ठीक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम एज ए नागरिक हम इस बात की पहल करें कि हम कम से कम नशे से जो पीड़ित है उस व्यक्ति का उपचार के लिए सही जगह पर नशा मुक्ति केंद्र या नशा मुक्ति परामर्श केंद्र पर भेजें, उनका इलाज कराएं, समाज में जागरूकता फैलाएं और सिस्टम से डिमांड करें कि हर तरह के नशे पर जितना ज़्यादा हो सके रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।